नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रिसर्च में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए विज्ञान के टॉप 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, जो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो चाहे रेलवे एनटीपीसी हो गया या एसएससी हो गया या ग्रुप डी हो गया या कोई भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम होगा, जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, आप इसको पूरा देखिएगा। ये पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा दोस्तों। मैंने इसमें कुछ ट्रिक भी बता रखी है, जैसे कि क्वेश्चन आपको आसानी से पूरा तरह से याद हो जाए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और यह इसका पार्ट 1 है। तो इसलिए पूरा क्वेश्चन देखिए, आपको एकदम याद हो जाएगा क्वेश्चन। और इसमें मैंने कुछ ट्रिक भी बता रखी है, जिससे इसकी आसानी से आपको याद करने में आसानी हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं और कितने सही नंबर हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? ऑप्शन ए है भार, दूसरा है आयतन, तीसरा है समय और चौथा है चाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भार। तो दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं पहले सदिश और अदिश में अंतर क्या है। तो सदिश राशि हम लोग पहले समझ लेते हैं। सदिश राशि वैसी राशियाँ जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण हो, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अब दिशा के साथ साथ परिमाण का क्या तात्पर्य है? तो मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई ट्रेन है, वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर चल रही है। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो परिमाण कहा जाता है इसको, जिसे इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। और उत्तर दिशा की ओर जो चल रही है उसे हम लोग डायरेक्शन कहते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वेग जो है एक प्रकार से सदिश राशि है। अब हम लोग समझ रहे अदिश राशि किसे कहते हैं। तो वैसी राशियाँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, समय एक प्रकार से अदिश राशि होती है। मान लीजिए मैंने कहा 10 मिनट। 10 मिनट क्या? 10 मिनट उत्तर, 10 मिनट दक्षिण, ऐसा नहीं ना बोलते हम लोग बोलते हैं 10 मिनट या 5 घंटे या 10 घंटे। इसलिए समय एक प्रकार से अदिश राशि है। या मान लीजिए वॉल्यूम हो गया, जिसे हम लोग आयतन बोलते हैं। मान लीजिए 1 लीटर या 5 लीटर, ऐसा थोड़े बोलते हैं 1 लीटर उत्तर की ओर, 1 लीटर पश्चिम की ओर, ऐसा नहीं ना बोलते हैं। इसलिए एक प्रकार से वॉल्यूम जो होता है, आयतन, एक प्रकार से अदिश राशि है। इसमें दिशा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि भार एक प्रकार से सदिश राशि कैसे है। तो समझने वाली बात है कि कोई किसी भी वस्तु का जो भार होता है हमेशा पृथ्वी की दिशा की ओर लगता है, यानी नीचे की ओर लगता है। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई वस्तु है जिसका वेट है 10 kg, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की ओर होगा। तो इसलिए भार जो होता है किसी भी वस्तु का हमेशा पृथ्वी की ओर लगता है। इसलिए हम लोग इसमें पृथ्वी की ओर लगता है, यानी दिशा मिल गया। और किसी भी वस्तु का जो मान लीजिए 10 kg का, तो ये मैग्नीट्यूड मिल गया, परिमाण मिल गया। तो इसलिए भार एक प्रकार से सदिश राशि में इसको हम लोग गिनते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे इसको याद रखने में दिक्कत होता है, तो इसके लिए मैंने आप लोग के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बना दी है। सदिश और अदिश को आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। तो ध्यान रखिए, ध्यान से इसको सुनिए कि जितने भी राशि हैं उनके पहले विद्युत धारा को छोड़कर उनके पहले व या ब, जितने भी राशि के पहले लगा है वह सब सदिश राशि में हम लोग उसको गिनेंगे। जैसे मान लीजिए वेग हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया और आपका बलाघूर्ण हो गया, जिसे हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो ये सब जो होते हैं सदिश राशि में हम लोग इसको गिनेंगे। इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इससे सारा तो नहीं याद हो सकता, लेकिन बहुत आपको याद हो जाएगा, मैक्सिमम आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में आप लोग भूलिएगा नहीं। तो विद्युत धारा को छोड़कर जितनी भी राशि है उनके पहले अगर वह लगा हो तो उस सबको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है NaSCO3, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, Na2CO जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3 जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, MgSO4 जिसे हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया Na2CO3, जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका नाम आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी नाम भी दे देता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा या सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, या पूछ देगा, नाम दे के पूछ देगा कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। आपको सोडियम कार्बोनेट दे देगा, इसमें सूत्र नहीं देगा। तो इसलिए नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे Na2CO3 जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और NaSCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब मान लीजिए इसको आप लोग याद रखिए, याद कैसे करिएगा। तो चलिए इसको भी याद करने में कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इस दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं, NaSCO3 और Na2CO3 में। इसको याद करने के लिए कुछ करना नहीं। इसमें मान लीजिए कि NaHCO3 है और Na2CO3 है, ठीक है।
तो दोनों में CO3 तो कॉमन है, मान लीजिए, ठीक है। और देखिए NaH हो गया एक, और Na2 हो गया। एक होता है नहाने वाला जिसे हम लोग धुआं सोडा कहते हैं, या आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा। और एक हो गया खाने वाला सोडा। तो देखिए नहाने वाला सोडा NaH से क्या होता है, नहाना, तो इसको इसमें नहीं रखना, इसको Na2 में रखना है, यानी Na2CO3। ये एक प्रकार से हो गया आपका धुआं सोडा हो गया। और NaH जिसमें नहाने वाला सेंटेंस जैसा रहा है, वो हो गया एक प्रकार खाने वाला सोडा। आप इसको ऐसे करके आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रिक है, आप लोग अपना से ही बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे बता देना चाहिए, ऐसे भी याद हो सकता है कि बहुत सारे लोग को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन B12, विटामिन K, विटामिन C या विटामिन B। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन K। विटामिन K जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन होता है, और जो विटामिन B और विटामिन C जो होता है वो पानी में घुलनशील विटामिन होता है। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, तो देखिए B और C जो होता है इसको हम लोग पानी में घुलनशील विटामिन कहते हैं, और विटामिन A, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन A और विटामिन D, ये सब जो होता है, ये सब विटामिन जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए वसा का मतलब क्या होता है, फैट होता है, फैट। अब इसको आप याद रखिएगा, विटामिन कौन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो विटामिन A, विटामिन K और विटामिन A और विटामिन E, यानी A, K, E और D, AKED, यानी AKED। अब देखिए, आप ध्यान रखना, आपको कोई भी जिसमें वसा होता है वो मोटा आदमी होता है, ज़्यादातर देखा जाता है। तो मोटा आदमी में क्या होता है, मोटा आदमी में एक प्रकार से अकड़ होता है, अकड़। तो अकड़ होता है, तो अकड़ से हम लोग क्या बना, एक सेकेंड, AKE और D, अकड़, यानी जिसमें वसा होगा, जिसमें फैट होगा, वो क्या होगा, मोटा होगा। तो यानी ध्यान रखना है, वसा से आपको, अकड़ से आपको विटामिन, जिसमें भी AKED, जिसमें मोटा शब्द आएगा, अकड़ शब्द आएगा, वो सब जो होगा वो फैट सोलुबल विटामिन होगा। और इसके अलावा जो होगा BC, वो आपका पानी में घुलनशील विटामिन होगा। इसको आप लोग ऐसे करके ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है। पहला है फीमर, जिसे हम लोग उरु अस्थि के नाम से भी जानते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछ चुका है BPSC में इसको, उसमें फीमर नहीं दिया था ऑप्शन में, उसमें उरु अस्थि दिया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि फीमर को ही उरु अस्थि के नाम से जानते हैं। दूसरा है अल्ना, तीसरा है मैंडिबल और चौथा है टिबिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंडिबल। मैंडिबल जो होता है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, और यह जबड़े में पाई जाती है, यह जबड़े की हड्डी होती है। आप लोग इसको फिगर में भी देख सकते हैं। ये जो होती है, ये इसे हम लोग मैंडिबल कहते हैं। ये जबड़े की हड्डी जो होती है, ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी में इसको हम लोग गिनते हैं, जिसे हम लोग मैंडिबल कहते हैं। इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला है, DNA की खोज किसने की थी। DNA की खोज किसने की थी। पहला है एडवर्ड जेनर, दूसरा है ग्रेगर मेंडल, तीसरा है जॉनसन और चौथा है फ्रेडरिक मिक्सचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मिक्सचर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पे DNA की खोज वाटसन और क्रिक ने नहीं किया था। आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार आप लोग को ध्यान में रहता है, हमेशा आप लोग को ध्यान में रहता है कि DNA का खोज किया था कौन, तो आप लोग को वाटसन और क्रिक। DNA खोज वाटसन और क्रिक ने नहीं किया था। वाटसन और क्रिक ने DNA का मॉडल दिया था, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उन्होंने 1950 में। DNA का खोज जो किया था वह सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1860 ईस्वी में किया था। वाटसन और क्रिक ने सिर्फ उनका मॉडल दिया था। DNA का खोज सही में वाटसन और क्रिक ने, इसको BPSC भी पूछ चुका है। और वहाँ पे 5 ऑप्शन था, जिसमें वाटसन और क्रिक भी था, और 5वां ऑप्शन था इसमें से नन ऑफ दिस। तो वहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस हो जाएगा, वाटसन और क्रिक इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व तो अधिक होता है। पहला है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 4 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 0 डिग्री सेल्सियस और चौथा है -4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर नहीं होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है।
100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, पानी जो होता है उबलता है। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो अधिक नहीं होता है। किसी भी पानी का घनत्व अधिक होने का मतलब क्या है? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी कम होगा। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे किसी वस्तु का वॉल्यूम कम रखेंगे तो डेंसिटी ऑब्वियस बात है कि ज़्यादा होगा। 100 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर नहीं होगा। घनत्व में और उबलने में दोनों में अंतर होता है। अगर उबलना पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा और घनत्व पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, दूसरा है गोल्डस्टीन, तीसरा है चैडविक और चौथा है थॉमसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए कि रदरफोर्ड जो थे, प्रोटॉन का उन्होंने नामकरण किया था, लेकिन प्रोटॉन को जो खोजा था सर्वप्रथम वो गोल्डस्टीन ने खोजा था 1886 ईस्वी में। रदरफोर्ड ने उनका नाम रखा था। एक्चुअली हुआ था क्या, जो गोल्डस्टीन थे रदरफोर्ड के ही लैब में काम करते थे, एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनके स्टूडेंट थे। जब उन्होंने प्रोटॉन को खोजा तो उनको इसके बारे में पता नहीं था। जब खोज के उन्होंने रदरफोर्ड के पास ले गए तो उन्होंने इसका नाम जो रखा था प्रोटॉन रखा था। इसलिए आपको कभी कभी एग्जाम में गोल्डस्टीन के अलावा रदरफोर्ड देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आपका रदरफोर्ड टिक करना है। अगर रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों हो तो आप गोल्डस्टीन को टिक करिएगा, क्योंकि गोल्डस्टीन प्रोटॉन को खोजे थे और रदरफोर्ड उसका नामकरण किए थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस में? वायु में, निर्वात में, जल में या इस्पात में? इसका सही आंसर हो जाएगा इस्पात में। ध्वनि पहले हम लोग समझ लेते हैं। ध्वनि तरंग जो होती है एक प्रकार से अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग वैसे तरंग जिसे चलने के लिए किसी माध्यम या किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब मान लीजिए स्पेस में कभी भी आप लोग बोलिएगा तो इधर उधर सुनाई नहीं देगा, क्योंकि स्पेस में कोई माध्यम नहीं होता है। इसीलिए ध्वनि तरंग जो होती है एक प्रकार से अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और इस्पात में आपको माध्यम है, इस्पात जिसे हम लोग स्टील कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर चल लेते हैं। अगला है, टेलीविज़न की खोज किसने की थी? पहला है जेएल बेयर्ड, दूसरा है डब्ल्यू रैमसे, तीसरा है रॉबर्ट माल्के और चौथा है विक्टर हेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेएल बेयर्ड। जेएल बेयर्ड जो थे वो स्कॉटलैंड के रहने वाले एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, जो 1926 में उन्होंने टेलीविज़न की खोज की थी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि टेलीविज़न की जो खोज की थी 1926 में जेएल बेयर्ड द्वारा की गई थी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला है, चींटियों में पाया जाने वाला अम्ल है लैक्टिक अम्ल, दूसरा है साइट्रिक अम्ल, तीसरा है फॉर्मिक अम्ल, चौथा है एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। देखिए, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दूध में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू में पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो चींटियों में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल जो होता है आपका सिरका या आंवला में पाया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। अगला है, यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH4 होल ट्वाइस CO2 या NH2 होल ट्वाइस CO या NH4 होल ट्वाइस CO या NH2 होल ट्वाइस CO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH2 होल ट्वाइस CO यानी B। इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है CO, ये हो गया NH2 और ये हो गया NH2। तो ये इसका सूत्र होता है, स्ट्रक्चर होता है। और अगला, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं हम लोग। अगला है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? पहला है 565, दूसरा है 639, तीसरा है 656 और चौथा है 556। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 639। हम लोग समझ लेते हैं कि मांसपेशी कहते किसे हैं। तो देखिए, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उत्तक। कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं, और उत्तकों के नरम समूह को
ऊतकों के नरम भाग को या नरम समूह को हम लोग मांसपेशी कहते हैं। यह अधिकतर जानवरों में पाई जाती है, मतलब जानवरों में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मांसपेशियों की संख्या बहुत होती है, अप्रोक्स ये 700 के अप्रोक्स होती है, लेकिन एवरेज जो डाटा है 639 इसका सही है। कभी कभी एग्जाम में आपको 656 भी दे देगा 639 की जगह पर, तो वहाँ पे 656 टिक करना है, लेकिन अगर 639 भी रहे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 639। मांसपेशियाँ जो होती है वो हड्डियों से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, मानव शरीर में पैर की हड्डी है, मानव शरीर में पैर की हड्डी है, ह्यूमरस तथा उर्वस्थि। देखिए ह्यूमरस जो होती है हाथ की हड्डी है, हाथ यानी बाजू की हड्डी होती है। उर्वस्थि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, उर्वस्थि जिसे हम लोग फीमर कहते हैं, ये जांग की हड्डी होती है, तो ये तो नहीं होगा। फिबुला हो गया, फिबुला या टिबिया। देखिए फिबुला जो होता है और टिबिया ये पैर की हड्डी होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तीसरा है फिबुला तथा अल्ना। देखिए फिबुला तो पैर की हड्डी होती है, लेकिन अल्ना आपका क्या हाथ की हड्डी होती है, इसलिए इसका आंसर ये सी नहीं होगा। चौथा है क्लैविकल तथा रेडियस। देखिए क्लैविकल जो होता है कॉलर की हड्डी होती है, और रेडियस भी जो होती है हाथ की हड्डी होती है, इसलिए ये भी आंसर इसका नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे इसका चित्र है, जो ये आपका हो गया आपका ये जो मोटी वाली हड्डी होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग टिबिया कहते हैं। और ये जो पतली वाली जो हड्डी होती है इसे हम लोग फिबुला कहते हैं। आप याद कैसे रखिएगा, जो अंगूठे से सटी हड्डी होती है उसे हम लोग टिबिया कहते हैं, और जो अंगूठे से सटी नहीं होती उसे हम लोग फिबुला कहते हैं। अगर आप लोग दोस्तों हड्डियों को अगर बहुत बढ़िया से याद करना चाहते हो तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना चुका, उसमें मैं एक बढ़िया से एक ट्रिक के साथ आप लोग को एक हड्डियां याद करवा दूंगा। वहाँ पे एक ट्रिक मैंने बताई है कि आप भूलिएगा नहीं, एकदम जाके उसको देखिए आराम से। और मैंने हड्डियों पे एकदम बढ़िया ट्रिक बना रखी है, तो उसको आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? नेम ऑफ द डिवाइस मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सन रेज। तो पहला है एस्ट्रोमीटर, दूसरा है क्रेस्कोग्राफ, तीसरा है एनीमोमीटर, चौथा है बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोमीटर। एस्ट्रोमीटर जो होता है सूर्य की किरणों से निकलने वाली उसकी तीव्रता को मापता है कि वो उसकी इंटेंसिटी कितनी है। बी ऑप्शन है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ जो होता है ना, क्रेस्कोग्राफ पौधों की गति को मापता है, पौधों की गति को मापता है। एनीमोमीटर तो आप जानते होंगे, ये वायु की गति को मापता है। बैरोमीटर भी आप जानते होंगे, वो ये वायु के दाब को मापता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैली नामक धूमकेतु दिखता है, पहला है 40 साल पर, दूसरा है 464 साल पर, तीसरा है 604 साल पर, और चौथा है 76 साल पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 76 साल पर। देखिए धूमकेतु होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। देखिए धूमकेतु सूर्य के चारों ओर ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले धूल कण तथा बर्फों से बने हुए एक प्रकार से पिंड होते हैं, छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के सौर ग्रह में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। धूमकेतु सबसे पहले 8 मार्च 1986 को दिखा था यह सबसे पहले, और यह हर एक हेली नामक जो धूमकेतु है 8 मार्च 1986 को सबसे पहले देखा था, और ये हर एक 76 साल पर ये जो है दिखता है। तो 8 मार्च 1986 को जब दिखा था, तो अब इसमें 76 साल अगर ऐड करिएगा तो ये अब हम लोग को 2062 में दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। हमेशा पूछता है कि हेली नामक धूमकेतु कब दिखा था, तो ये 1986 को दिखा था, और पूछेगा कब अब दिखेगा, तो ये 2062 को दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन ए है CaSO4 × 5H2O, दूसरा है 2CaSO4 × H2O, तीसरा है CaSO4 × 2H2O, और चौथा है CaSO4 × MgO। तो पहले हम समझ लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, डॉक्टर कभी भी हाथ पैर या किसी का टूटता है तो जो लगाया जाता है, जो लेप जो होता है उजला उजला कलर का, उसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह हड्डियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, यह हड्डियों को सीधे जोड़ने में, इसकी हड्डियों को जोड़ने में यह काम करता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2CSO4 इंटू H2O। ये कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा 2CSO4 नहीं मिलेगा, ये आपको CaSO4 इंटू हाफ H2O के रूप में भी मिल जाएगा। तो अगर इसको दोनों तरफ आप 2 से गुना करिएगा तो ये यही निकल के आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 2CaSO4 H2O दे देगा या कहीं कहीं CaSO4 इंटू हाफ H2O दे देगा, तो दोनों वही है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। पहला है 5.5, दूसरा है 12.5 से ज़्यादा, या तीसरा है 7.1 और चौथा है 8.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5 से कम, 5.5 या 5.5 से कम। देखिए अम्लीय वर्षा कह रहा है ना, अम्लीय वर्षा आप लोग जानते होंगे पीएच मान जो क्या होता है, किसी भी वस्तु का पीएच मान कैसे डिसाइड करते हैं। मान लीजिए अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा। 7 से कम है तो क्षारीय। तो देखिए अम्लीय वर्षा, ये नाम ही से अब देखिए इसको अम्लीय वर्षा यानी इसका पीएच मान हमेशा 5 से कम होगा। अब देखिए 12.5 ये तो नहीं होगा, 8.5 ये भी नहीं होगा, 7.5 ये भी, 7.1 ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5 या इससे कम रहे तो वो अम्लीय वर्षा है, उसको माना जाता है, एवरेज डाटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात उनके भार के अनुसार क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1:8। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोग गलती कर देते हैं। जल कहा H2O, तो आप लोग 2:1 कर देंगे। ये उसके भार के अनुसार नहीं होगा, ये तो तत्व के अनुसार उसका अनुपात होगा 2.1, ये नहीं होगा। भार के अनुसार कहा तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, ठीक, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। तो देखिए H2O हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो H2O तो 1 इसका परमाणु भार होगा, तो 1 × 2 बराबर 2 हो गया। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो 2:16 यानी 2:1, तो इसको कटाइएगा तो 1:8, 1:8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:8। 2 इसका 1 नहीं होगा, इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला है निम्नलिखित में कौन स्कर्वी रोग के इलाज में फ़ायदेमंद है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन स्कर्वी रोग के इलाज में फ़ायदे है। पहला है आम, दूसरा है पपीता, तीसरा है गाजर और चौथा है आंवला। तो पहले समझ लेते हैं। देखिए स्कर्वी रोग किसे कहते हैं हम लोग। देखिए स्कर्वी रोग जो होता है एक्चुअली विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी में आप लोग जानते होंगे कि क्या चीज़ खाने के लिए डॉक्टर हम लोग को कहता है। विटामिन सी में जितना भी खट्टा चीज़ होता है वो हम लोग के लिए लाभदायक होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंवला। आंवला जो होता है एक प्रकार से खट्टा चीज़ और यह विटामिन सी के समान काम करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो मसूड़ों से खून निकलने लगता है, तो इसके इलाज में हम लोग आंवला खाते हैं या नींबू खाते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है एक स्वस्थ मानव के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस में इसका आंसर होगा, वो सही है। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में आपसे पूछे तो फ़ारेनहाइट में 98.4 या 98.6, एवरेज 98.6 होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का सही आंसर हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर, या दूसरा है 10⁻⁻9 मीटर, तीसरा है 10⁻⁻3 मीटर, चौथा है 10⁻⁻15 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10⁻⁻15 मीटर। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस किसका, परमाणु का जो नाभिक होता है उसका साइज पूछा है यहाँ पे, तो 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। पहला है अल्फा रे, दूसरा है बीटा रे, तीसरा है गामा रे या चौथा है एक्स रे। तो देखिए अल्फा रे जो होता है
+2 चार्ज होता है, ठीक है। और जो बीटा पे होता है वो आपका -1 चार्ज होता है, ठीक है। और गामा पे आपका कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। एक्सरे पे कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ये बिना चार्ज के होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीटा, यानी बी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है 23 नंबर। डीएनए में पाया जाता है डीएनए पाया जाता है गोल्जी बॉडी, जिसे हम गोल्जी काय कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सी है लाइसोसोम और डी है राइबोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कहाँ पाया जाता है, डीएनए अगर पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा अगर पूछे तो यह पेड़ पौधों के हरित लवक, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसमें पाया जाता है डीएनए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछ लें। देखिए डीएनए का ये जो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। अगला क्वेश्चन है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो मेल मॉस्क्यूटो हैं वो कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आपका ऑप्शन है पहला कूड़े कचरे से, दूसरा है मानव के रक्त से, या तीसरा है पेड़ पौधों से, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले समझिए यहाँ पे, जो देखिए कभी भी जो हम लोग को जो मच्छर काटता है वो मेल मच्छर नहीं होता है, वो एक प्रकार से फीमेल मच्छर होता है। मेल मच्छर कभी भी मनुष्य का खून नहीं पीता है। मनुष्य का जो खून पीता है वो हमेशा फीमेल मच्छर होती है। मेल मच्छर जो होता है वो हमेशा पेड़ पौधों के जो छाल होते हैं उसका रस पीते हैं। इसलिए वो लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी हम लोग को जो मच्छर काटता है वो हमेशा फीमेल होती है, वो मेल नहीं होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसका पेड़ पौधों से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वायरस द्वारा होने वाला रोग है, पहला है टाइफाइड, दूसरा है कलरा, तीसरा है जुकाम और चौथा है टिटनस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुकाम। जी हाँ दोस्तों, जुकाम जो होता है वायरस द्वारा होता है। आप लोग ये मत दिमाग में रखिएगा कि जुकाम जो होता है ये एक प्रकार से बैक्टीरिया द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है, नहीं, ये एक वायरस द्वारा, वायरल बीमारी है जुकाम, जो वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें से दोस्तों बहुत ही मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है ताकि आपको पूरी तरह से क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में आपको सहायता मिले इसे याद करने में। सो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा और कमेंट में ज़रूर दोस्तों बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स सही हुए और मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाई। सो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।